हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखेंगे और इसमें हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से बना हुआ दिखता है, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब हुआ एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है, उसका बिहेवियर क्या है जब वो रेस्ट में है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज and behavior of electric charge at rest। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा जो ये यूनिवर्स है ये बना हुआ कैसा है ना। तो इट इज मेड ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, है ना। अगर हम लोग यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें तो उसमें जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उसको हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं। एक ग्रुप है फर्मियॉन्स और दूसरा ग्रुप है बोसॉन्स। फर्मियॉन्स जिससे सारा मटेरियल वर्ल्ड बना हुआ है, जितना भी मटेरियल पैदा हुआ है यूनिवर्स में वो सब क्या है, फर्मियॉन्स के कारण। इसीलिए इसको हम लोग मैटर पार्टिकल कहते हैं, है ना। और बोसॉन्स यूनिवर्स में जितने तरह का फोर्सेस है उस फोर्सेस को कैरी करता है। यानी नेचर में जितने भी फोर्सेस हैं वो किसी न किसी बोसॉन पार्टिकल के एक्सचेंज से पैदा होता है। सो बोसॉन्स आर कॉल्ड एज फोर्स पार्टिकल। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स दो मेजर फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दो मेजर ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फर्मियॉन्स एंड बोसॉन्स। ये जो फर्मियॉन है इसको भी हम लोग दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं लेप्टॉन्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं क्वार्क्स। लेप्टॉन्स के पास जो चार्ज अवेलेबल है वो या तो जीरो है यानी न्यूट्रल पार्टिकल्स है, और नहीं तो चार्ज है -e। ये e क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना। सबसे छोटा जो नेचर में स्टेबल चार्ज अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग चार्ज अवेलेबल है, वो क्या है, वो है e यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तुमने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर में इसी साइज का चार्ज होता है। तो सबसे छोटे इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज अवेलेबल है वो या तो जीरो है या -e चार्ज है, और क्वार्क्स पर जो चार्ज अवेलेबल है वो या तो +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है या -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। और बोसॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस पार्टिकल है बोसॉन्स। ये जो लेप्टॉन्स हैं इसके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना, उसको हम लोग कहते हैं एंटी लेप्टॉन्स। और एंटी लेप्टॉन्स पर जो चार्ज होगा वो या तो जीरो होगा या +e होगा। किसी का पार्टिकल का एंटी पार्टिकल वो होता है जिसमें मास तो सेम होगा लेकिन चार्ज अपोजिट होगा, इक्वल तो होगा लेकिन अपोजिट होगा। और क्वार्क्स के भी एंटी क्वार्क्स होते हैं,
इन एंटी क्वार्क्स पर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, -2/3e या +1/3e। तो जितने फर्मियॉन्स हैं उसके जो एंटी फर्मियॉन है वो एंटी मैटर पार्टिकल होता है, तो उसके चार्जेस ये सब अवेलेबल है। और बोसॉन्स बिना चार्ज का है। तो यहां हम लोग क्या देखते हैं कि जितने सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, सब पे चार्ज नहीं होता है। जैसे बोसॉन्स पे चार्ज नहीं होता है, और कुछ जो हमारे पास फर्मियॉन्स है उन पर भी चार्ज नहीं होता है। क्वार्क तो ऐसा नहीं है जिसपे चार्ज नहीं है। तो लेप्टॉन्स में कुछ लेप्टॉन्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, और कुछ लेप्टॉन्स होते हैं जो चार्ज्ड होते हैं, है ना। तो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर में चार्ज अवेलेबल है ना। सो ये चार्ज उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, पैदाइशी गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना। सो अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम of the elementary particles by virtue of which like particles repel each other, है ना। So it is intrinsic property of some of the elementary particles by virtue of which like particles, like elementary particles repel each other, है ना। इसका जो SI यूनिट है वो होता है कूलम। इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। हम लोग जानते हैं 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने देखा है करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज इक्वल्स करंट इनटू टाइम। सो अगर SI यूनिट चार्ज का कूलम है तो SI यूनिट करंट का हो गया एम्पियर, और टाइम का SI यूनिट हो गया सेकेंड। सो इट इज एम्पियर इनटू सेकेंड। सो C इक्वल्स AS। इसके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं, है ना। कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है ना। तो नैनो कूलम, माइक्रो कूलम, मिली कूलम्स आर टेकन एज प्रैक्टिकल यूनिट्स। और इसके CGS यूनिट्स भी हैं। एक है ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको हम लोग स्टैट कूलम कहते हैं। और दूसरा होता है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसे हम लोग एब कूलम कहते हैं। 1 EMU होता है 10 कूलम के इक्वल, और 1 ESU होता है 1/3 × 10⁻9 कूलम। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि 1 EMU अपॉन 1 ESU इक्वल्स कितना हो जाएगा यहां पर 3 × 10⁻10। और इसका डायमेंशन क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन करंट और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया है SI यूनिट्स के लिए। तो करंट के लिए A और टाइम के लिए T। सो डायमेंशन ऑफ चार्जेस AT। अब हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सारे प्रॉपर्टीज हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे,
लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों को डिस्कस करना है। फर्स्ट राइट इट डाउन। पहला प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं इट्स पोलैरिटी। मतलब चार्ज कितने वैरायटी में अवेलेबल है हमारे पास। तो हम लोग जानते हैं ये चीज पहले से ही कि चार्ज दो वैरायटी में अवेलेबल है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो चार्जेस के साथ हमने असाइन किया है, ये साइन इसका अलजेब्राइक साइन नहीं है। ये साइन इसके दो डिफरेंट नेचर की वजह से असाइन किया गया है ना। इसका मतलब अगर ये साइन अलजेब्राइक रहता तो इसमें हम लोग ऑर्डर देख सकते थे, लेकिन यहां पर ये ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहा है। यानी प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज से बड़ा होगा ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। दरअसल में प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ये सही है। जैसे नंबर्स में +5 और -5 में हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज, है ना। वो सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज हैं, उसके डिफरेंट वैरायटी है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरी बात ये है कि इसका इंटरेक्शन क्या है, कितने तरह का इंटरेक्शन ये डिस्प्ले करता है। तो चार्ज के इंटरेक्शन दो तरह से डिस्प्ले होते हैं। एक तो अट्रैक्शन है और दूसरा रिपल्सन है। अट्रैक्शन किसके बीच में? अनलाइक पार्टिकल्स के बीच में। सो बिटवीन अनलाइक पार्टिकल्स। और रिपल्सन किसके बीच में? बिटवीन लाइक पार्टिकल्स। थर्ड, चार्ज का नेचर एडिटिव होता है, यानी चार्जेस एडअप हो जाते हैं लाइक नंबर्स या अलजेब्राइक क्वांटिटी। कहने का यह मतलब है कि अगर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, अगर हम ऐड करें तो हमें 0 चार्ज मिलेगा। अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज को ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा? यहां पर प्लस क्यू। और प्लस क्यू चार्ज को अगर ऐड अप करें -2q चार्ज से तो हमें मिलेगा -q चार्ज। सो इसमें यहां जो चार्ज को हम लोग ऐड कर रहे हैं ये बिल्कुल नंबर्स की तरह ऐड हो रहा है या अलजेब्राइक क्वांटिटी की तरह ऐड हो रहा है। सो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है चार्ज का वो है कंजर्वेशन। ये कंजर्व्ड क्वांटिटी है। इस कंजर्वेशन को हम लोग दो रूप से देखते हैं। एक तो देखते हैं हम लोग लोकल कंजर्वेशन,
दूसरा हम लोग देखते हैं ग्लोबल कंजर्वेशन। लोकल कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि लोकेलिटी में कंजर्वेशन, यानी एक सर्टेन पार्ट ऑफ स्पेस को हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम बना लिया, यानी उस पार्ट ऑफ स्पेस में ना तो बाहर से कोई चार्ज आ रहा है ना बाहर चार्ज जा रहा है, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, है ना। यानी टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, दिस इज कॉल्ड लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सपोज करो यहां पर कि हमने ये एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, और इस आइसोलेटेड सिस्टम में न तो बाहर को कोई चार्ज जा रहा है ना बाहर से कोई चार्ज आ रहा है, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट होगा टाइम के साथ। और जब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल कंजर्वेशन की, तब हम लोग इस बाउंड्री को हटा देते हैं, ये लोकल बाउंड्री खत्म हो गया, अब पूरा यूनिवर्स हमारा एक सिस्टम हो गया, है ना। तो अगर ये पूरा यूनिवर्स को हमने एक सिस्टम ले लिया, तो इस यूनिवर्स का टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा विथ टाइम, यानी टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, इट इज कॉल्ड ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। ये जो ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इसको हम लोग दो रूप से एक्सप्रेस करते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स क्या है, कांस्टेंट है। इसी बात को हम लोग दूसरे रूप से ये कहते हैं, इसका मतलब है कि ना ही तो हम चार्ज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। So charge can neither be created nor be destroyed. So charge neither be created nor be destroyed. है ना। जब हम कहते हैं कि चार्ज कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि टोटल चार्ज कांस्टेंट है, टोटल चार्ज पार्टिकल्स कांस्टेंट नहीं है, या टोटल पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट नहीं है किसी सिस्टम का, या टोटल नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट नहीं है सिस्टम का, है ना। टोटल चार्ज कांस्टेंट है। इस बात को हम लोग एम्फसाइज करने के लिए दो फेनोमेना नेचर से लेते हैं, एक तो पेयर प्रोडक्शन और दूसरा पेयर एनिहिलेशन या सिंपली एनिहिलेशन, है ना। फर्स्ट राइट इट डाउन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक ये हैवी न्यूक्लियस है और यहां पर एक गामा फोटोन है। फोटोन एक बोसॉन पार्टिकल होता है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, और जब ये स्ट्राइक करता है किसी हैवी न्यूक्लियस को, तो यहां पर दो चार्ज पैदा होते हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स पैदा होते हैं इनफैक्ट, एक पॉजिट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, यानी ये लेप्टॉन है तो ये एंटी लेप्टॉन है, इसको कहते हैं हम लोग पेयर प्रोडक्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन या सिंपली एंटी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो यहां दिख रहा है कि चार्ज पार्टिकल्स पैदा हो गया। अगर ये किसी आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा है तो चार्ज बाहर से आया नहीं, चार्ज बाहर को गया नहीं, तो टोटल चार्ज इस सिस्टम का कांस्टेंट है ना। अब देखो यहां पर इंटरैक्शन से पहले भी कोई चार्ज नहीं था, और इंटरैक्शन के बाद भी अगर हम इसको एडअप करें तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो एडअप करके जीरो आएगा। तो चार्ज पार्टिकल्स पैदा हुआ, चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ, पॉजिटिव चार्ज भी आया,
नेगेटिव चार्ज भी आएगा, लेकिन टोटल चार्ज पहले जितना था इंटरेक्शन के बाद भी उतना ही है। सो टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा है पेयर एनिलेशन। पेयर एनिलेशन में क्या होता है कि अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ले लें और एक पॉजिट्रॉन ले लें, यही, और उस दोनों को इंटरेक्ट कराएं तो यहां पर दो फोटोन पैदा होता है। अब यहां पर भी क्या है, दो चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो गया, निगेटिव चार्ज भी खत्म हो गया और पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रॉय हुआ इस आइसोलेटेड सिस्टम में, लेकिन टोटल चार्ज अभी भी जीरो था और फोटोन पे तो चार्ज होता नहीं, तो टोटल चार्ज अभी भी जीरो। तो इंटरेक्शन से पहले और इंटरेक्शन के बाद चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो फर्स्ट राइट इट डाउन। चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, तो पहले तो हमें इस क्वांटाइजेशन को समझना है कि आखिर क्वांटाइजेशन क्या है। तो a physical quantity is said to be quantized if it has some discrete values rather than having any value। यानी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कुछ डिस्क्रिट वैल्यूज, कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज रखते हो, है ना, तो हम कहेंगे कि वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। अगर सारे अवेलेबल वैल्यूज ना हो, उसके पास सारे पॉसिबल वैल्यूज ना हो, कुछ ही सिलेक्टेड वैल्यूज हो, तो हम कहेंगे कि वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। इसको थोड़ा समझने के लिए एक दो एग्जांपल रियल लाइफ से लेते हैं। हालांकि वो क्वांटाइजेशन उस रूप में नहीं है जैसा हम लोग चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने में हमें मदद मिलेगी। सपोज करो कि अगर हमारे पास कॉइन्स ही हो और सिर्फ 1 रुपी का कॉइन अवेलेबल हो, तो जो भी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होगा, नेट सम मनी होगा, वह उसी 1 रुपी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। यानी 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी, 5 रुपी, सो 1 2 3 एंड सो। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 2 रुपी का कॉइन, अगर केवल 1 रुपी का कॉइन अवेलेबल होता तब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 रुपी होता। लेकिन अगर 2 रुपी का कॉइन ही हमारे पास अवेलेबल हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, n इंटू 2 रुपीज। यानी तब हमारे पास क्या अवेलेबल होता है अमाउंट का, या तो 2 रुपीज अवेलेबल होता है, या 4 रुपीज, या 6 रुपीज, या 8 रुपीज और 10 रुपीज एंड सो। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज का कॉइन अवेलेबल होता, तब हमारे पास जो अवेलेबल अमाउंट होता वह क्या होता, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 रुपीज होता। यानी तब 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज इसी तरह से अवेलेबल होता। तो ये कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज, यानी 5 और 10 के बीच में और कोई अमाउंट नहीं होता हमारे पास, अगर 5 रुपी का कॉइन ही अवेलेबल होता तब। तो ऐसा जो सिचुएशन होता है, इसको कहते हैं हम लोग कि क्वांटाइज्ड है। यानी इस कंडीशन में हमारे पास जो अवेलेबल अमाउंट है ना, नेट सम मनी है, वह क्वांटाइज्ड है, और उसका जो मिनिमम वैल्यू है 1 रुपी या 2 रुपी या फिर 5 रुपी, ये मिनिमम वैल्यूज उसका क्वांटम कहलाता है ना।
एक और हम लोग एग्जांपल लें इसको समझने के लिए। सपोज करें कि हम बाजार से आटा खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आटा हमें लूज में भी मिलता है और पैकेट्स में भी मिलता है ना। अगर हमने आटा लूज में खरीदा तो हम कुछ भी अमाउंट का ले सकते हैं, जैसे कि हम कहें कि 0.5 किलोग्राम आटा ले सकते हैं, 1 किलोग्राम आटा ले सकते हैं, या इसके बीच में कोई भी अमाउंट भी ले सकते हैं, है ना। 1.2 किलोग्राम आटा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 1.3 किलोग्राम आटा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी हम जो अमाउंट आटा का चाहे वो ले सकते हैं, यानी ये कंटिन्यूअस वैल्यू है। लेकिन अगर आटा पैकेट्स में अवेलेबल है और एक पैकेट 5 किलोग्राम का है, उस स्थिति में अगर हमारे पास आटा केवल 5 किलोग्राम के पैकेट्स में अवेलेबल हो, तो आटे का जो अमाउंट होगा वो कितने का होगा, है ना, वो हो जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 किलोग्राम। यानी हमारे पास 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम अवेलेबल होगा, लेकिन 6 किलोग्राम अवेलेबल नहीं हो सकता है। 7 नो, 8 नो, 5 किलोग्राम, 10, 15 एंड 20, यानी सम सिलेक्टेड वैल्यूज ओनली। सो इस केस में कहेंगे कि आटा क्या हो गया, क्वांटाइज्ड हो गया, है ना। एक और एग्जांपल हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ये है रैंप। तुमने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, दिव्यांगों के लिए रहता है। और ये है स्टेयर। अब हमें रैंप पे भी चलना है और स्टेयर पे भी चलना है, तो यहां पर हमने ये स्टेप का हाइट सेलेक्ट किया, ये h हाइट का स्टेप है। तो यहां पर जो स्टेप का साइज होगा, हम एक पैर यहां रखे और दूसरा पैर यहां रखे, तो हाइट क्या हो गया, h। लेकिन हम थोड़ा ऊपर भी रख सकते थे और थोड़ा नीचे भी रख सकते थे, यानी स्टेप का हाइट हो सकता था h प्लस माइनस डेल्टा h, और ये डेल्टा h कुछ भी हो सकता है। यानी यहां पर अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि यहां पर जो स्टेप्स होगा वह h/2 हो सकता है, h हो सकता है 1.1 h हो सकता है ना, 1.2 h हो सकता है, या 0.75 h हो सकता है, यानी एनी वैल्यू ऑफ हाइट यू कैन टेक एज अ स्टेप। सो यहां पर स्टेप हमारा क्वांटाइज्ड नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ स्टेयर क्या होगा, ये हाइट h, ये h और ये h। अब हम एक पैर यहां रखें, दूसरा पैर यहां रखें, या फिर यहां रख सकते हैं, या फिर यहां रख सकते हैं, इसके बीच में नहीं रख सकते, इसके बीच में नहीं रख सकते, इसके बीच में कहीं नहीं रख सकते। यानी यहां पर जो स्टेप होगा वह h का इंटीग्रल मल्टीपल ही पॉसिबल है। यानी स्टेप का मिनिमम हाइट क्या है, h है, तो ये इस स्टेप का क्वांटम कहलाएगा और n इंटीजर हो गया। यानी यहां पर स्टेप का जो पॉसिबल वैल्यूज होगा वो हो जाएगा h, 2h, 3h, 4h एंड सो ऑन। इन बिटवीन h एंड 2h और कोई वैल्यू वो सेलेक्ट नहीं कर सकता है। तो यहां पर स्टेप क्वांटाइज्ड हो गया, यहां पर स्टेप क्वांटाइज्ड नहीं है। तो इन केस ऑफ चार्ज हम क्या बातें कर सकते हैं इसमें, तो चार्ज के केस में क्या है, जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेबल एग्जिस्टिंग चार्ज नेचर में है वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तुम कहोगे सर अभी आपने बताया क्वार्क के ऊपर में चार्ज 2/3 या 1/3 होता है, यानी क्वार्क और एंटी क्वार्क मिला दे तो प्लस माइनस 2/3 और प्लस माइनस 1/3 अवेलेबल है।
लेकिन क्वार्क्स अभी तक स्टेबल फॉर्म में नहीं आया, आइसोलेट नहीं किया जा सका है, वो इंटरमीडिएट चार्जेस हैं। तो अभी भी जो स्टेबल एग्जिस्टिंग चार्ज है वो ई है, और किसी बॉडी के ऊपर में जो अवेलेबल चार्ज होगा वो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। यानी चार्ज ऑन ए बॉडी Q, इट इज n into E. n is integer, E is electronic charge, so plus or minus this is. और ये जो मैंने कहा smallest stable existing charge, this is the quantum of charge, so E is the quantum of charge. वैल्यू तुम जानते ही हो ये, और n क्या हो गया, इंटीजर, 1 2 3 एंड सो, और Q जान ही रहे हो क्या हो गया, चार्ज ऑन बॉडी। राइट इट डाउन। यहां पर एक नोट करने वाली बात यह है कि क्वांटाइजेशन जो है वो सिग्निफिकेंट होता है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक चार्ज में, है ना। माइक्रोस्कोपिक चार्ज एंड मैक्रोस्कोपिक चार्ज। माइक्रोस्कोपिक चार्ज कहने का मतलब हो गया स्मॉल स्केल चार्ज, यानी चार्ज इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और मैक्रोस्कोपिक चार्ज का मतलब हो गया लार्ज स्केल चार्ज, दैट इज Q इज मच मच ग्रेटर देन। तो जब हम बात माइक्रोस्कोपिक चार्ज का करेंगे तो यहां n क्या हो जाएगा, Q/E, और यह Q/E स्मॉल होगा तो इंटीजर, लेकिन स्मॉल होगा, यानी 1 2 3 4 10 ऐसा कुछ। और जब मैक्रोस्कोपिक चार्ज की बात करते हैं तब जो n होगा दैट इज Q/E, इट इज वेरी लार्ज। सपोज करो 10,000 है, तो अब 10,000 में अगर हमने प्लस और माइनस 1 कर दिया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इनसिग्निफिकेंट रह गया। लेकिन अगर यहां 10 है या 5 है और 5 में हमने प्लस माइनस 1 कर दिया तो ये सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए माइक्रोस्कोपिक चार्ज के केस में क्वांटाइजेशन क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। क्वांटाइजेशन इज सिग्निफिकेंट, लेकिन मैक्रोस्कोपिक चार्ज में क्वांटाइजेशन is not significant, है ना। चलो अब हम लोग इसमें एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली invariant. Charge is relativistically invariant. What does it mean? इसका मतलब है, पहले थोड़ा सा समझना होगा हमें कि जैसे तुमने पढ़ा होगा
कि किसी पार्टिकल का जो मास होता है वह उस पार्टिकल के स्पीड पर डिपेंड करता है, एंड इट इज समथिंग लाइक दिस, m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर. Here m0 is the rest mass of the particle, है ना. और अगर यहां पर हम कहें कि पार्टिकल का स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्पीड बढ़ने से पार्टिकल का मास इंक्रीज करेगा, है ना. लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है. किसी पार्टिकल का चार्ज v स्पीड पर वही होगा जो 0 स्पीड पर था, है ना. यानी चार्ज पार्टिकल के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है. इस बात को हम लोग दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक तो कहते हैं कि चार्ज ऑन ए पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड. दूसरा कहते हैं कि चार्ज ऑन ए पार्टिकल is independent of speed of observer. ऑब्जर्वर के स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है. सो दिस आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया चार्ज क्या है, चार्ज के क्या क्या फीचर्स हैं, कुछ बेसिक फीचर्स, और भी फीचर्स हैं जो हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे. ओके, थैंक यू.